जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, क्लास 7th NCERT का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो एयर चैप्टर है हमारा। तो इसके बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक डिटेल्स को देखेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर दिया है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere। हमारा जो अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से कवर्ड है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब ये अर्थ है और इसके आसपास एक ठो एटमॉस्फेयर पाया जाता है। इस एटमॉस्फेयर का बहुत यूज़ है हमारे लाइफ में। इसी के वजह से हम लोग एक तरह से बोला जाए तो जिंदा है आज के समय में। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ मतलब सन से आने वाले हार्मफुल जो यूवी रेज रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो यूवी रेज है उसको लिए एक बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाता है अर्थ सरफेस पे। अगर यूवी रेज आ जाता तो हमको स्किन कैंसर हो सकता था, या फिर उस जो सन का रेज है वो इतना गर्म होता है कि हम लोग एकदम बेक्ड हो जाते हैं, मतलब एकदम जल ही जाते हैं हम लोग। क्योंकि अर्थ सरफेस है और ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी कितना भी हो जाए तो ज़्यादा हीट को तो नहीं ना एब्जॉर्ब कर सकता, या फिर उसको झेल भी नहीं सकता। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर है एक मेजर रोल मतलब प्रोवाइड करता है हम लोगों को यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो जितना भी टेम्परेचर है अर्थ का वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता दिन के समय पे, और नहीं तो रात के समय पे बहुत ठंडा हो जाता। इसी के वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने में। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ या क्या क्या कंपोनेंट्स मिलके जो एटमॉस्फेयर है वो तैयार हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हम लोगों को गैसेस देखने को मिलता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब अलग अलग तरह के गैसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हम लोग गैस को इनहेल कर रहे हैं, क्या हम लोग को पता है कि वो जो गैस है उसमें भी बहुत सारा मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का। वो जो गैस हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसमें गैस तो रहता है, साथ साथ अलग से जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो सब भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो एक एक करके सभी जितने भी दिए हुए हैं हमारे पास गैसेस, उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले समझते हैं कि जो हमारा गैसेस का कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है नाइट्रोजन का। जैसे यहाँ पर पाई चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट नाइट्रोजन का है 78%। फिर उसके बाद मतलब सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस बोला जाए तो ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे 21% पे। तो दो मेजर गैसेस है, सबसे पहले है नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा बल्क में पाया जाता है, और उसके बाद है ऑक्सीजन जो उसके बाद सेकेंड नंबर गैस पर वो पाया जाता है। अगर बोला जाए तो दो मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि पूरे एटमॉस्फेयर पे छाया हुआ है। क्योंकि देखो यही दोनों मिलके 99% तो ऐसे ही बना दिया। फिर उसके बाद अलग अलग तरह के भी गैसेस हम लोगों को देखने मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, आर्गन। लेकिन ये सब का जो मात्रा है वो थोड़ा कम रहता है, बहुत छोटा छोटा। जैसे देखेंगे आर्गन ही यहाँ पर दिया हुआ तो 0.93% दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 मतलब 0.03% दिया। तो ये तो बहुत लेस अमाउंट हो गया। जैसे नाइट्रोजन देखें तो ये 78% कहाँ और ये 0.03% कहाँ। तो इसीलिए बोला गया कि नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो समझते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन का। तो इसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंस है तो उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहला तो है ये मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। जैसे देखो ये जो हमारा एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास, तो हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं तो सारा गैसेस जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही लेंगे, नाइट्रोजन को नहीं लेंगे। हम लोग जब इनहेल करते हैं तो सारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हर तरह का गैस अंदर जाता है। फिर जो गैस हमारे यूज़ का रहता है उसको हमारा लंग्स एब्जॉर्व कर लेता है, और नहीं यूज़ का रहता है तो उसको वापस से एक्सेल करके निकाल देता है।
तो वैसे ही प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन प्लांट्स जो रहता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो उसके जो रूट्स रहते हैं, यानी प्लांट का जो रूट्स है, यहाँ पर रूट्स हो गया, या इसकी जो मिट्टी रहती है, इसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स के मुताबिक। मतलब जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, उसी फॉर्म में बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है, और फिर जो कंपोजिशन में नाइट्रोजन रहता है उसी कंपोजिशन में लेके फिर उसको अपने यूज़ में ले लेता है। यानी बैक्टीरिया यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया का क्या काम है, तो नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज कर देना, ताकि जो प्लांट है उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, यानी कि ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है पूरे इन्वायरमेंट में हमारा। तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन हो एनिमल हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए अपना ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो सन के मदद से जो खाना बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन तैयार करता है प्लांट्स, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये साइंस का तो लेक्चर है नहीं, तो उतना अच्छे से मत समझो, थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले लो कि जो मतलब सन है, यहाँ पर यहाँ प्लांट रहता है। ये तो अच्छा नहीं बना, प्लांट कैसा रहेगा, ये समझ लेते हैं प्लांट है ऐसा। ये सन के एनर्जी में जो ये फूड तैयार करता है उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब जो प्लांट अपना खाना बना रहा है उसके दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी करता है। जैसे हम लोग तो ऑक्सीजन को इनहेल कर ले रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन सारा इनहेल ही होता जाएगा तो फिर एक टाइम के बाद तो ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो प्लांट्स रहता है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिसके वजह से एक परफेक्ट बैलेंस अर्थ सरफेस पे देखने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे पेड़ काटते जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाएगा, क्योंकि पेड़ों में ही जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। आप और हम तो नहीं कर सकते, इसीलिए जो पेड़ को मत काटो। नेक्स्ट जो गैस है वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ऐसे तो सारे गैसेस इम्पॉर्टेंट है जो अर्थ सरफेस पे हर तरह के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहे हैं। प्लांट यूज़ फॉर मेकिंग फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है, तो जो प्लांट्स रहते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो हम और आप यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, सॉरी ह्यूमंस एंड एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसके वजह से एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ही होता जाएगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए एक बैलेंस रहना सभी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज जैसे ये बर्निंग ऑफ फॉसल्स फ्यूल देख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग फॉसल फ्यूल्स का बर्निंग करने लगे हैं, जैसे ऑयल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर कोल हो गया, ये सब फॉसल फ्यूल्स में जो आते हैं, इनका बर्निंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बढ़ाने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज़ होने लगा है, जिसके वजह से क्लाइमेट और वेदर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम लोगों को देखने मिल रहा है। अगर हम लोग फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हर साल जो है बिलियंस ऑफ टन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होने लगता है, और इसी सब की वजह से एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, ये सब में बहुत सारा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका मतलब होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने तरह का लेयर्स देखने को मिलता है, या फिर इसका जो संरचना है ये कैसा है। तो इसमें 5 तरह का लेयर्स देखने को मिलता है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 तरह का डिफरेंट लेयर्स है, जिससे मिलके हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है ये 13 किलोमीटर तक का है, यानी कि 0 से लेके 13 किलोमीटर का जो हाइट है वहाँ तक ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है। और ये सब एवरेज हाइट है, मतलब एग्जैक्ट हाइट नहीं है, एक मोटा मोटी हाइट मान लिया गया है कि 13 किलोमीटर तक का है। हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं वो यहाँ मिलता है।
और हर तरह का वेदर फिनोमिना जो है वो यहीं पर ऑकर होता है, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सब हम लोग को ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर का आता है। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर जब ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर जो है हम लोगों को स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिल रहा है। ये 13 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट के बीच में पाया जाता है। यानी जब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है 13 किलोमीटर पे, तो उसके बाद 13 से 50 किलोमीटर तक हम लोग को स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है। आइडियल कंडीशंस फॉर एयरप्लेन्स टू फ्लाई, यहाँ पर एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए बहुत अच्छा कंडीशन मिलता है, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर रहता है यहाँ पर क्लाउड्स और जितना भी वेदर फिनोमिना है वो सब हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। इसलिए एरोप्लेन वहाँ पर फ्लाई करता है, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए काम कंडीशन चाहिए, जो कि हम लोग को स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। इसके बाद ओजोन लेयर जो है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। और ओजोन लेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जितना भी सन से हार्मफुल रेज आता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, उससे ओजोन गैस हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर आता है। इसका हाइट है 80 किलोमीटर तक, यानी कि 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। यहाँ पर जितना भी मीटियोर्स रहता है, जब वो स्पेस से इंटर करता है तो वो बर्न हो जाता है मेसोस्फेयर का सरफेस पे आने के बाद। फिर नेक्स्ट लेयर जो आता है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, तो ये वाला जो लेयर है, यहाँ पर एंटर करने से जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ही राइज होने लगता है। मतलब टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हम लोग को थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है। और ये जो लेयर है ये 80 से 400 किलोमीटर तक है। और इसका ही एक पार्ट है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट जितना भी एटम्स रहता है और वो लोग का आयंस जो है वो सब प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से रेडियो ट्रांसमिशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। यहाँ पर जितना भी अर्थ से रेज जो भेजा जाता है वो आइनोस्फेयर में जाने के बाद वो आइनोस्फेयर वापस भेज देता है अर्थ के सरफेस पे, जिसके वजह से रेडियो ट्रांसमिशन में हम लोग को हेल्प मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट लेयर एग्जोस्फेयर का। ये सबसे ऊपर का लेयर है, यानी कि जहाँ से स्पेस शुरू होता है और उससे लेके इन्फिनिटी तक पूरा ये वाला जो एरिया है वो एग्जोस्फेयर का हो जाता है। यहाँ पर बहुत हल्का हल्का गैसेस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन वहाँ पर स्पेस में पाया जाता है। जितना भी लाइट गैसेस है जो कि अर्थ का सरफेस पे नहीं रह पाता है वो ऊपर उठ के चला जाता है, और उसी को हम लोग जैसे हीलियम ही हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो ये सब जो गैसेस है वो एग्जोस्फेयर में पाया जाता है। नहीं नहीं, आज ब्राइट और सनी डे रहेगा। हम लोग ये सब बहुत ही टाइम पर सुनते हैं, जो कि क्रिकेट फैंस के द्वारा जब वनडे मैच होने वाला रहता है तब। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? तो जो वेदर रहता है वो क्या है, तो वो एक डे टू डे कंडीशन रहता है एटमॉस्फेयर का, जो कि मतलब मिनट मिनट पे ही बदल सकता है, या बोलो एक दिन पर बदल सकता है। जैसे कि अभी बहुत ही विंडी है मौसम, फिर अभी बारिश होने लग गया, तो ये वेदर हो गया। जो वेदर अचानक से चेंज हो गया, लेकिन जो एक बहुत टाइम तक सेम रहता है। जैसे कि मान लो बहुत टाइम तक समर है तो समर ही रह गया, विंटर है तो विंटर ही रह गया। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और ये क्लाइमेट जो रहता है वो कम से कम 50-60 साल लगता है इसको चेंज होने में। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो एक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का। तो वेदर समझ में आया क्या है, तो डे टू डे चेंज है। मतलब वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ये डे टू डे बदल सकता है या आवर टू आवर भी बदल सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट रहता है इसको चेंज होने में बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है। इस वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करता है बहुत सारा चीज़, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वहाँ का विंड हो गया, फिर मॉइस्चर हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो है जिसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट जो है वो डिफ़र करता है। तो हम लोग एक एक करके उसको समझते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। जो डिग्री होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, किसका, तो एयर का, तो उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो सिर्फ डे या नाइट के टाइम पे ही नहीं चेंज होता है, बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे समर्स से विंटर्स में समर ज़्यादा हॉट हो जाता है, विंटर कम हॉट हो जाता है।
An important factor that influences the distribution of temperature is the insolation. And what is insolation? Insolation is the incoming solar radiation. मतलब कि जो अर्थ मतलब सन है, सन से जो भी सोलर एनर्जी आ रहा है, जो भी रेज आ रहा है, उसको हम लोग सोलर रेडिएशन बोल रहे हैं और इसी को इंसोलेशन बोला जा रहा है. The amount of insolation differ from equator to poles. जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो इक्वेटर से पोल के तरफ जाते जाते चेंज होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे यहाँ पर अर्थ है और सन है हमारा, तो जो इक्वेटर है इस पे सन रेज डायरेक्टली फॉल होता है और उसके बाद जब सन का रेज जो है वो पोल के तरफ जाता है तो वो मतलब स्लैंटली जाने लगता है, यानी तिरछा होके जाने लगता है. तो जहाँ पर डायरेक्टली सन रेज पड़ रहा है यानी कि इक्वेटर पे, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट मिलेगा और पोल के टूवर्ड्स जाते जाते स्लाइटली होता है या ऑब्लिक जाने लगता है. तो पोल पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम जाता है, इसीलिए जो अमाउंट रहता है वो भी कम रिसीव होता है पोल पर इक्वेटर के मुकाबले. इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलता है और पोल पर कम इंसोलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है. पोल पर इंसोलेशन का रेडिएशन जो है वो कम जा रहा है, इसी के वजह से जो पोल रहता है ये स्नो से कवर हो जाता है और हम लोगों को स्नो देखने को मिलता है पोल पे, जबकि इक्वेटर पर ऐसा नहीं होता है. इसी तरह जो सिटीज़ का टेम्परेचर रहता है वो विलेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहता है. इसका क्या रीज़न है? तो जो सिटीज़ है वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बना हुआ या जो घर बना हुआ है वो सब बहुत क्लोजली बिल्ट रहता है, मतलब सब आस पास ही बना हुआ है घर, जिसके वजह से एयर को ट्रैवल करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है और वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होता है. फिर उसके बाद जो रोड बना हुआ है वो सब में भी जो कंक्रीट मेटल सब यूज़ किया गया है, उसकी वजह से जो हीट है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है और जो एयर है वो ट्रैप होके वहीं पर रह जाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है. वेदर से रिलेटेड हम लोग के पास 4 इंस्ट्रूमेंट है. जैसे फर्स्ट है थर्मोमीटर, फिर बैरोमीटर, फिर रेन गॉज और एक विंड वेन. तो ये 4 तरह का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये सब चारों से हम लोग को डिफरेंट वेदर फिनोमिना को हम लोग देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर का क्या यूज़ है? तो मेजर्स द टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर रहता है उसको मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग. फिर बैरोमीटर का क्या यूज़ है? तो ये एयर प्रेशर जो रहता है उसको मेज़र करने में हेल्प करता है. बैरोमीटर यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर पे प्रेशर बन रहा है, जो एयर हम पर प्रेशर डाल रहा है उस प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं. फिर रेन गॉज जो है मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल रहता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग रेन गॉज यूज़ करते हैं. और विंड वे शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो विंड वे जो है एक डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो कि विंड किस डायरेक्शन में है उसको हम लोगों को दिखाता है. तो अभी हम लोग समझते हैं एयर प्रेशर के बारे में. तो एयर प्रेशर होता क्या है? अच्छा, हवा जो होता है, कभी हम लोगों ने सोचा है कि वो भी हम पर दबाव डाल सकता है, यानी कि प्रेशर डाल सकता है? प्रेशर का मतलब क्या होता है? जनरली दबाव होता है. तो जो दबाव होता है वो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब दबाव किस तरह का? तो एयर का दबाव यानी कि एयर प्रेशर बोल रहा है यहाँ पर. तो हवा हम लोगों पे दबाव डाल रहा है. सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हवा भी कभी दबाव लगा सकता है क्या? तो देखो, हाँ, ऐसा होता है कि जो एयर प्रेशर है यानी कि एयर जो है वो भी हम लोगों पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन उसका प्रेशर लगाने का जो क्रम रहता है वो चारों डायरेक्शन से रहता है. यानी कि जो एयर है, देखो एयर तो हर जगह पर अवेलेबल है ना, तो हर तरह से हम लोगों को प्रेशर डाल रहा है और हमारे बॉडी का भी एक अपना प्रेशर रहता है. उसके वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि जो एयर है वो भी हम पर प्रेशर लगा रहा है. तो अब समझते हैं कि जो एयर प्रेशर होता है तो है क्या. तो एयर प्रेशर डिफाइन एज द प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth surface. यानी कि अर्थ सरफेस पे जो भी वेट है एयर का उसी को हम लोग एयर प्रेशर बोल रहे हैं. तो जो एयर प्रेशर है, तो देखो एक सिंपल फंडा बताती हूँ. जिस जगह पर टेम्परेचर हाई रहेगा यानी हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? लो प्रेशर देखने को मिलेगा. और जहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा यानी कि लेस टेम्परेचर रहेगा वहाँ पर हम लोगों को हाई प्रेशर देखने को मिलेगा. तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है. तो हम लोग समझते हैं कि पहले कि ये ऐसा हो क्या रहा है. देखो जो एयर प्रेशर है हमारा
लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है। लो प्रेशर को पहचानने का तरीका क्या है कि वहाँ पर क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा। तो सोचो कभी, जो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर क्लाउडी स्काई कैसे हो सकता है। तो देखो, अभी मैंने क्या बताया, हाई टेम्परेचर होगा अगर, तो वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर जनरेट हो रहा है यहाँ पर। देखो जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर है मतलब हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने के कारण मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो गर्मी हो रहा है तो यहाँ पर इवापोरेशन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब इवापोरेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन भी बनेगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगा ना। तो बारिश हो रहा है तो यानी क्या हो गया, क्लाउडी स्काई हो गया और वेट वेदर हो गया। सिंपल सा बात है। अब हाई प्रेशर का भी वही है, तो यहाँ पर क्लियर एंड सनी स्काईज देखने को मिल रहा है। तो हाई प्रेशर का मैंने अभी क्या बताया कि जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा तब वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। ये सिंपल सा बात है। तो अब बताओ, जहाँ पर टेम्परेचर कम है यानी कि वहाँ पर धूप नहीं है, तो वहाँ पर इवापोरेशन होने का चांस है, एकदम भी नहीं है। तो वहाँ पर यानी कि सन का डायरेक्ट रेज पड़ेगा और यानी कि वहाँ पर हम लोगों को क्लियर स्काई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोगों को। और एक बात यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया के तरफ होता है। यानी कि जो हमारा एयर मूव कर रहा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विंड के बारे में पढ़ने के। तो सबसे पहले विंड होता क्या है, तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। देखो जो एयर रहता है उसका मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से कहाँ पर, तो लो प्रेशर एरिया की तरफ। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर मूव कर रहा है उसी को हम लोग विंड बोलते हैं। तो जनरली विंड्स जो रहता है वो उतना 3 तरह का रहता है। मतलब ऐसे तो हम लोग विंड को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स, फिर उसके बाद है सीजनल विंड, उसके बाद है लोकल विंड। तो नाम से हम लोग समझेंगे पहले कि परमानेंट विंड होता क्या है। तो सबसे पहले जो ट्रेड विंड्स रहते हैं जैसे ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज, जो कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में पूरे साल तक चलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो वेस्टर्लीज रहता है या जो ईस्टर्लीज रहता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलता है। देखो ये लोग का नाम कैसे पड़ा, तो वेस्टर्ली है यानी कि वेस्ट से चल रहा है और ईस्टर्ली है यानी कि ईस्ट से चल रहा है। और ये परमानेंट विंड रहता है, मतलब पूरे ग्लोब पे जहाँ पर वेस्टर्ली और ईस्टर्ली चल रहा है उसका एक डायरेक्शन फिक्स्ड है। मतलब ये जो वेस्टर्ली है ये हमेशा वेस्ट से चलेगा और ईस्टर्ली जो है वो हमेशा ईस्ट से चलेगा। तो ऐसी विंड जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट विंड्स बोलेंगे। अब जो हमारा सेकेंड विंड है यानी कि जो सीजनल विंड है उसको हम लोग देखते हैं। तो सीजनल यानी कि इसके नाम से हम लोग समझ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सीजन का बात हो रहा है। तो विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, मतलब वैसे विंड जो सीजन पे अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेता है, वैसे विंड्स को हम लोग सीजनल विंड्स बोलेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पर, तो मानसून इन इंडिया यानी कि मानसून जो है इंडिया का वो इसका एक एग्जांपल हो जाता है। फिर लोकल विंड्स का बात हम लोग करते हैं। तो लोकल विंड्स में क्या होता है, तो ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और द ईयर और इन अ स्मॉल एरिया। तो जो लोकल विंड्स रहता है वो पर्टिकुलर एक टाइम पर चलता है, मतलब किसी भी दिन के एक समय पे ये चलता है। जैसे हम लोग लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को देखते हैं। इक्वेटर वाला एरिया रहता है वहाँ पर हम लोगों को लो प्रेशर देखने को मिलता है। लो प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई हो जा रहा है। टेम्परेचर हाई होने का रीज़न है कि जो सन का रेज है ये डायरेक्टली फॉल करता है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्ट फॉल हो रहा है तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो हीट होते रहेगा, यानी जो लैंड सरफेस है वो हीट होते रहेगा। तो जितना भी एयर मास है वो वहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बन गया है। अब उसके बाद जब हम लोग और ऊपर जाते हैं यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जोन में, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर लो रहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सन का रेस है वो डायरेक्टली फॉल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में करता है। तो 30 डिग्री नॉर्थ तो 23 डिग्री से ऊपर चला गया ना, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलेगा।
इक्वेटर वाले पे क्या रहेगा, तो लो प्रेशर बेल्ट रहेगा, और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा ऊपर जाते हैं, यानी 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को फिर से एक लो प्रेशर वाला जोन देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जो पोल्स वाला एरिया रहता है, यहाँ पर हम लोगों को एक हाई प्रेशर देखने को मिलता है। हाई प्रेशर बेल्ट पोल्स पर कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो एक ठंडा जगह है, तो वहाँ पर हीट पड़ नहीं रहा है। और हम लोग जानते हैं लो टेम्परेचर इक्वल टू हाई प्रेशर, इसीलिए पोल वाला जो एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कि जो नमी हो जाता है एयर में, उसी को हम लोग मॉइस्चर बोल रहे हैं। अब मॉइस्चर कहीं से भी इवापोरेट्स हो सकता है, चाहे वो लैंड से हो या फिर डिफरेंट वाटर बॉडी से, मतलब कहीं से भी हो सकता है। अब देखो, जो मॉइस्चर है वो अगर एयर में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एयर में जब आ जाता है मॉइस्चर तो उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जो ह्यूमिड डे रहता है उसमें जो कपड़े रहते हैं वो बहुत देर से सूखते हैं। क्यों देर से सूख रहा है, तो इसका एक रीज़न है इसके पीछे, कि जो एयर रहता है वो अगर गर्म रहता है तो उसका कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ही एयर को एब्जॉर्ब कर सकता है, या जो भी ड्रॉपलेट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे अगर मानो आप लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, एकदम बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, तो आप लोग क्या करोगे, जितना पानी देगा उतना ही पी जाओगे आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों को प्यास है ही नहीं तो फिर आपको कितना भी पानी दे दो तो आप पियोगे नहीं, पियोगे। तो यही वाला केस सेम होता है किसके साथ, तो एयर के साथ होता है। एयर के साथ क्या फंडा है कि जब एयर को प्यास लगी है, यानी कि एयर जब गर्म है, तो वो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है उसको अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब एयर को प्यास ही नहीं है तो वो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स देखता है, यानी कि ह्यूमिड डे पे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो क्लोथ्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो ह्यूमिड डे रहता है उसमें क्लोथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, जबकि ऐसा हम लोगों को एक नॉर्मल डे में नहीं देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो बताओ पहले कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपल सा बात है कि इवापोरेशन हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है वाटर वेपर बन के, उसके बाद कंडेंस होके वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो हो गया ये कहानी यहाँ पर ख़त्म। अब प्रिसिपिटेशन समझते हैं कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है। तो जो भी रेन है, यानी कि जब बारिश हो रहा है वो बूंदों के रूप में नीचे बरस रहा है, और जब वो अर्थ सरफेस पे आने लगता है तो उसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो रेनफॉल है ये मेनली 3 तरह का होता है। यानी कि जो हम लोग जानते हैं कि जो रेनफॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 3 तरह का है। तो कौन कौन सा रेनफॉल होता है, सबसे पहला नंबर पे है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर उसके बाद है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड नंबर पे है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये हम लोगों को 3 तरह के रेनफॉल देखने को मिल रहा है। एक एक करके समझते हैं कि जो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है और साइक्लोनिक रेनफॉल है ये सब होते क्या है। तो देखो, कन्वेंशनल रेनफॉल होता क्या है, सिंपल अच्छे से बता रही हूँ, प्यार से समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कन्वेक्शनल। तो ये नॉर्मल रेनफॉल रहता है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट पड़ा, यानी कि सन रेस पड़ रहा है। सन रेस पड़ने के वजह से क्या हुआ, यहाँ का सरफेस जो है इस पे इवापोरेशन स्टार्ट हुआ। इवापोरेशन होने के बाद जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स था, यानी कि जितना भी वाटर था सरफेस पे, वो वेपर बन के ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, यहाँ पर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो रहा है, जब कंडेंस हुआ तो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद जब ये रेनफॉल हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पर अब ये रेन बन के यहाँ पर गिरने लगेगा, ऐसे रेन बन के गिरने लगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल कन्वेक्शनल रेनफॉल बोल रहे हैं, यानी कि नॉर्मल रेनफॉल जो होता है। यानी जब इवापोरेशन हुआ वो वाटर वन वेपर के रूप में ऊपर गया, वहाँ कंडेंस हुआ और वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, फिर वही प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे रेनफॉल बन के बरस गया, इसी को हम लोग बोले कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसके बाद होता है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, इसको समझते हैं हम लोग कि ओरोग्राफिक रेनफॉल हम लोग किसको बोल रहे हैं। तो देखो, ओरोग्राफिक का मतलब होता है कोई भी रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या हो गया, तो सिंपल आप लोग समझो कि रिलीफ का मतलब होता है कोई भी, हम लोग जैसे क्या हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न समझते हैं, तो जो भी रिलीफ है तो उसको हम लोग पहले देखेंगे, यानी कोई भी लैंडफॉर्म। तो देखो, मान लो यहाँ पर कोई रिलीफ फीचर्स है, जैसे हम लोग माउंटेन मान लेते हैं।
अब जो एयर आ रहा है वो तो ब्लो कर रहा है यहाँ से, ब्लो करने के बाद यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा देखो चढ़ना पड़ रहा है, तो ये चढ़ते चढ़ते थक जाएगा। थक जाने के बाद ये और नहीं चढ़ पाएगा, इसका कैपेसिटी लूज़ होने लगेगा। यही कैपेसिटी लूज़ होने की वजह से ये यहीं पर वाटरफॉल कर देगा, वाटरफॉल बोल रही सॉरी, रेनफॉल। तो जब यहाँ पर रेनफॉल होने लगेगा किसी रिलीफ फीचर के वजह से, यहाँ पर जो एयर था वो स्ट्राइक किया और आगे नहीं जा पाया, तो यहीं पर रेनफॉल हो गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर रिलीफ फीचर है, ठीक है, रिलीफ फीचर के रूप में मैंने एक माउंटेन को ले लिया। अब यहाँ से एयर जो है वो ब्लो कर रहा है। अब ब्लो करने के बाद यहाँ पर ये टकरा गया ना, टकराने के बाद ये और ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा, और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये थक जाता है, मान लेते हैं। अब थक गया तो ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, तो जितना भी अपना सामान लिया है यहीं पर गिरा देता है। सामान इसका क्या है? तो रेनफॉल है, तो रेनफॉल को ये यहीं पर गिरा देता है, तो यानी कि यहीं पर प्रिसिपिटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? तो साइक्लोनिक रेनफॉल। ये सिंपल सा है कि साइक्लोन के वजह से जो रेनफॉल आ रहा है उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल बोलेंगे। तो देखो साइक्लोन के वजह से रेनफॉल कैसे आ रहा है? जब दो एयर मास यहाँ पर से, जब कोल्ड एयर मास यानी कि जो कोल्ड एयर है वो ब्लो कर रहा है, इधर से हमारा जो वार्म एयर है यानी कि हॉट एयर ब्लो कर रहा है, तो ये दोनों का जब मिक्स होता है तो इस एरिया में जब बारिश होने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल बोल रहे हैं। अब हम लोग जैसे देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होता है वो क्या हो रहा है। तो देखो जो ये हमारा है ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर जो भी वाटर मास प्रेजेंट होगा वहाँ पर सन का ये रे पड़ रहा है। सन का रे पड़ने के बाद यहाँ पर इवापोरेशन स्टार्ट होगा, यानी जितने भी एयर मास है या फिर जो वाटर वेपर है वो एयर के रूप में, मतलब वेपर्स बन के वो हवा में उड़ने लगेंगे। उठने के बाद जब ये ऊपर जाएंगे तो ये कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब यहीं से फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का रेनफॉल जो कि कन्वेक्शनल फोर्सेस की वजह से हो, यानी कि नॉर्मल जैसा हम लोग रेनफॉल जानते हैं कि वैसा रेनफॉल हो, वाटर जो है वो इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो रहा है और कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ऐसे रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल को। जो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रिलीफ फीचर है, यानी कि ये माउंटेन है एक। यहाँ पर जो भी मॉइस्ट या वार्म एयर है यानी कि जो भी गर्म हवा है यहाँ पर वाटर से इवापोरेट होके वो ऊपर उठ रहा है। अब ऊपर उठने के बाद देखो ये बहुत कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन अब ये जा नहीं पा रहा, थक हार के अब इसको क्या करना पड़ा? यहीं पर प्रेसिपिटेट करना पड़ा। जब ये जो वार्म एयर मास है ये ऊपर जा रहा है और यहीं पर कंडेंस होकर बारिश करा देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। और ये रेनफॉल किस वजह से आ रहा है? तो एक रिलीफ फीचर यानी कि यहाँ पर माउंटेन के वजह से आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे एक ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल जो है तो वो कैसे हो रहा है। तो देखो ये जो ब्लू लाइन में जा रहा है ये है हमारा कोल्ड एयर का, और ये जो ऑरेंज कलर में है तो ये है हमारा वार्म एयर करंट। तो यहाँ पर जो वार्म और कोल्ड एयर करंट जब मीट हो रहा है, मतलब आपस में मिल रहा है, तो इधर से जो वार्म एयर करंट आ रहा है तो ये उठ के ऊपर जाते जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस होता है और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है, और फिर उसके बाद वो बारिश करा दे रहा है। यानी कि जब हॉट एयर मास, मतलब जो हॉट एयर है और जो कोल्ड एयर है वो आपस में जब मीट कर रहा है, तो उसके बाद मीट करने के बाद जो वार्म एयर करंट है वो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है? कंडेंस होकर बारिश करा रहा है, तो इसी को हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो अर्थ में रिलीज़ हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर पे जो रिलीज़ हो रहा है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे ये अर्थ सरफेस से अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो जो एटमॉस्फेयर है उसको ट्रैप करके रख देता है, जिससे कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ के सरफेस पे ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। And without it the earth would have been too cold to live in। इसीलिए इसको हम लोग एक ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं,
क्योंकि इसके बिना जो अर्थ है वो बहुत मुश्किल होता है यहाँ रहने में, क्योंकि सब प्लेस बहुत ठंडा हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ किया जा रहा है वो एक ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, क्योंकि जितना भी वो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, वरना अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ठंडा हो जाएगा। However, when the level of the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, or heat retain increases the temperature of the earth. This is called global warming. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीजमेंट है वो बढ़ने लगता है, चाहे वो फैक्ट्री स्मोक से हो, कार फ्यूम से हो, यानी कि जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है या फिर जो कार से धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है तब ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट है वो ज़्यादा होने लगता है। This rise in the temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. मतलब इसका जब इंक्रीजमेंट होने लगता है तो जितना भी स्नो रहता है कोल्ड एरियाज़ में वो सब मेल्ट होने लगता है। इसके कारण जो सी लेवल है वो राइज होने लगता है और फ्लड आने लगता है कोस्टल एरियाज़ में। As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. मतलब जितना भी कोस्टल एरियाज़ है, जब सी लेवल राइज होगा तो वहाँ पर फ्लड आने लगता है। There may be a drastic changes in the climate of a place, leading to the extinction of some plants and animals in a long run. इसके वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही भयानक दृश्य देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हम लोग बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स को भी, तो जितना भी प्लांट्स और एनिमल का स्पीसीज़ देखने को मिलता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए एक्सटिंक्ट हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करने लगता है एटमॉस्फेयर पे। When air is heated, it expands, become lighter and goes up. मतलब जब एयर गर्म हो जाता है वो फैलने लगता है और ऊपर जाने लगता है, क्योंकि वो हल्का हो गया है। और हम लोग जानते हैं हल्का चीज़ जो रहता है वो ऊपर रहेगा और जो डेंसर चीज़ रहेगा यानी भारी चीज़ रहेगा वो नीचे जाएगा। कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी। जो कोल्ड एयर रहता है वो डेंस रहता है और हैवी रहता है यानी भारी रहता है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। इसी के वजह से जो कोल्ड एयर है वो नीचे बैठने लगता है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how the air circulation take place. मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एयर रहता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। मतलब जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब एक जगह से जब एयर गर्म होकर उठ गया वहाँ से, तो यानी कि वहाँ का प्लेस खाली हो गया, तो वहाँ पर जो भारी एयर है यानी कि जो कोल्ड एयर है उसको वहाँ पर फिल करने के लिए जाएगी। यानी कोल्ड एयर मतलब वो हाई प्रेशर बना रहा है और लाइट एयर यानी वो लो प्रेशर एरिया में है। तो हाई प्रेशर से जो विंड है वो फ्लो करके लो प्रेशर वाला एरिया को फिल करने जाएगी और फिर इस लो प्रेशर से जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा और फिर वहाँ पर जो भी कोल्ड एयर है वो आके वहाँ पर गैप को फिल करेगा। तो इसी तरह से एक सर्कुलेशन चलता रहता है एयर का। हम लोग ये देख के सरप्राइज हो जाएंगे, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 million पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। मतलब एक ही बार में जो सन का एनर्जी है वो 2 मिलियन तक पहुंच जाता है अर्थ पर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को मेज़र करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है। मतलब कोई भी टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंड्रेस सेल्सियस। एंड्रेस सेल्सियस नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने सेल्सियस को इन्वेंट किया था। On the Celsius scale, water freezes at 0 degree Celsius and boil at 100 degree Celsius. जो सेल्सियस स्केल बनाया गया है एंड्रेस सेल्सियस के द्वारा, उसमें जो वाटर है वो फ्रीज़ हो जाता है यानी जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद और बॉयल होना स्टार्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद। On the moon, there is no air pressure, no air and hence no air pressure. मतलब जो मून है, मून का सरफेस पे ना ही एयर है और ना ही एयर प्रेशर है, लेकिन हम लोग का जो बॉडी है उसका तो एक निश्चित ही डेंसिटी है, एयर प्रेशर है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट
filled with air when they go to the moon. If they didn't wear these space suits, the contour pressure exerted by the body of the astronaut would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स रहता है वो जब मून पे जाता है तो वहाँ पर मून पर ना ही एयर है और ना ही एयर प्रेशर है, तो वो लोग को एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जिसके अंदर एयर पहले से ही रहता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी को कोई हार्म ना हो। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जो उसका बॉडी का प्रेशर लग रहा है मून पर, उसके वजह से जो ब्लड वेसल्स रहता है वो फट जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को ब्लीडिंग होने लगता है। The wind is named after the direction from which it blows. Example, the wind blowing from west is called westerly. जो विंड है उसका नाम डायरेक्शन पे पड़ा है कि वो किधर से आ रही है। जैसे कि वेस्टर्ली देखेंगे तो वेस्टर्ली जो है वो वेस्ट की तरफ से ब्लो करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्ली बोला जाता है। सिमिलरली ईस्टर्ली को ईस्टर्ली क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ से फ्लो करता है। Other forms of precipitations are snow, sleet and hail. जो प्रेसिपिटेशन है उसका अलग अलग फॉर्म रहता है, जैसे कि स्नो, स्लिट और हेल हो गया। स्नो का मतलब बर्फ़, स्लिट का मतलब जब ओला गिरता है बारिश के साथ, और हेल का मतलब ओल होता है। तो ये 3 तरह के प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म हैं।